नमस्कार, म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ। ये साल चुनावी साल है, यानी बाजार में उठा पटक का साल है। ऐसे में म्यूचुअल फंड निवेशक क्या करें? क्या निवेश की स्ट्रैटेजी में बदलाव करें, एसआईपी के जरिए निवेश करें, या फिर एक मुश्त निवेश करना उनके लिए बेहतर ऑप्शन है? इस तरह के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट के को फाउंडर क्षितिज महाजन जुड़ रहे हैं। क्षितिज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू पल्लवी। सबसे पहले जरा हमें ये समझाइए कि आखिरकार चुनाव और बाजार ये आपस में लिंक्ड कैसे हैं? क्या इनका संबंध रहा है अब तक? इलेक्शंस जब पास में आते हैं, ऑन एन एवरेज देखा गया है कि दैट मार्केट वॉलेटाइल रहता है, क्योंकि हर बंदा मार्केट्स, कंपनीज जो इन्वेस्ट करती हैं वो इस गेस वर्क में लग जाती हैं कि अगली गवर्नमेंट कौन सी आएगी। एक पूरी कंप्लीट मेजॉरिटी की गवर्नमेंट आएगी कि मिलीजुली सरकार आएगी, क्योंकि कंपनीज़ की पॉलिसीज़ या कंपनी का फ्यूचर जो है वो फ्यूचर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर निर्धारित होता है। इवेंचुअली जब आप शेयर बाज़ार में लगाते हैं तो आप एक बिज़नेस के हिस्सेदार बनते हैं। जैसे आपने किसी कंपनी का स्टॉक लिया, दैट मीन्स आप एक तरह से आपका मालिकाना हक है उस कंपनी के साथ, तो वो कंपनी जैसा करेगी उस हिसाब से वो शेयर का भाव ऊपर या नीचे होगा। तो इलेक्शन जब पास में आते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको एस्टिमेशन कोई लगा नहीं सकता है, बट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि दैट आने वाले टाइम में किस तरह की गवर्नमेंट आने वाली है। इसलिए मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रहती है उस केस में। अगर बहुत पॉजिटिविटी दिखती है कि आने वाली गवर्नमेंट जो है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, पर एक स्टेबल गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन है, तो मार्केट पॉजिटिव हो जाती है। अगर लगता है कि कभी कोई क्लैरिटी नहीं है तो मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहती है, ऊपर नीचे रहती है। और फिर रिजल्ट के बाद डिपेंड करता है कि किस तरह की गवर्नमेंट आती है, आपको मार्केट का रुझाव दिखता है। तो बिल्कुल चुनावों का जो असर है वो बाजार पर काफी हद तक देखने को मिलता है, ये हमने हमेशा से देखा है। लेकिन अगर बात की जाए चुनावी साल की, तो आखिरकार अब तक जो है चुनावी साल में बाजार का रुख क्या रहा है? कैसा जो है बाजार का हाल रहा है? अगर आप देखते हैं 10 आउट ऑफ 12 टाइम्स 12 बार इलेक्शन हुए हैं, अगर जब से इंडेक्स है, तो उसमें से 10 बार मार्केट जो है वो पॉजिटिव रही हैं जब भी इलेक्शंस आपके हुए हैं। अपने आप में मार्केट के आसपास कई बार देखा गया है कि अच्छी गवर्नमेंट आई, उस बार में अपर सर्किट 2 बार बैक टू बैक लगा है। 2009 का एक टाइम था जहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं था कि गवर्नमेंट क्लीन मेजोरिटी के साथ आएगी, बट आई और आपको 2 बार अपर सर्किट एक ही दिन में लगा। जैसे देखा गया, एक एक्सपेक्टेड था कि गवर्नमेंट दोबारा रिपीट होगी और अच्छी गवर्नमेंट आएगी, पर वो नहीं हुआ। तो 2004 में हमने देखा बैक टू बैक 2 लोअर सर्किट लगे। डिपेंड करता है। बट अगर आप फाइनेंशियल ईयर की बात करें जिसमें चुनाव हुआ है, तो 12 में से 10 बार जो है मार्केट जो है वो पॉजिटिव ही रही हैं। बट अगर आप ओवरऑल सिनेरियो में बात करें, अगर 6 महीने पहले मार्केट की बात करें या 12 महीने बाद की बात करें, तो मार्केट जो है वो पॉजिटिव रिटर्न में ही रही है। तो जो भी वॉलेटिलिटी आई है, वो वॉलेटिलिटी आपकी जो आती है वो शॉर्ट टर्म के लिए आती है जब इलेक्शन राउंड द कॉर्नर होता है, क्योंकि बार इलेक्शन हो जाता है, उसके रिजल्ट आ जाते हैं, मार्केट रिएक्ट करती है पॉजिटिव नेगेटिव विच एवर वे। इवेंचुअली जो बिजनेसेस हैं अंडरलाइन जो हैं वो अपना प्रोडक्शन करते रहते हैं, चीज़ें बनाते रहते हैं, सर्विसेज देते रहते हैं, उस हिसाब से उनके अर्निंग नंबर आते रहते हैं, और इवेंचुअली प्राइस आपको वही मिलता है जो एक बिजनेस की अर्निंग नंबर होता है। आने वाले टाइम में भी ऐसा ही होगा लॉन्ग ड्यूरिंग द इलेक्शन, और इलेक्शन के बाद का टाइम जो है वो बहुत वॉलेटाइल रहेगा। एंड वो ऑब्वियस है, बिकॉज डिपेंड करेगा कि किस तरह की मार्केट आएगी। जब मैं वॉलेटाइल बोल रहा हूँ तो ये ऊपर भी रह सकता है और नीचे भी रह सकता है। बिल्कुल। और लॉन्ग टर्म में एज पर द अर्निंग नंबर ऑफ कंपनी जो है आपकी, अगर कोई आपकी स्टेबल गवर्नमेंट आ जाती है तो आपको अपना ड्यू मिल जाता है। अगर अनस्टेबिलिटी रहती है और स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आती है, तो वहाँ पे एक थोड़ा अंकुश लगता है कि हाँ, आने वाले टाइम में 1-2 साल के अंदर किस तरह का रिजल्ट रहने वाला है। बिल्कुल। तो यानी कि साफ कह सकते हैं कि मार्केट में जो है उतार चढ़ाव जो है वो नजर आएगा, चूंकि चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में क्या इक्विटी फंड में इनफ्लो जो है वो कम होगा, या फिर निवेशकों को कुछ सावधान होने की जरूरत रहेगी? इक्विटी में इनफ्लो, जो आपका सिस्टमैटिक इनफ्लो जा रहा है वो इलेक्शंस के कारण कम नहीं होता है, बट हाँ लमसम जो इनफ्लो होता है, जैसे आप अपना इनफ्लो जो एलोकेशन है वो कम नहीं करते हो आने वाली, पर उसे थोड़ा पोस्टपोन कर देते हो। आप वेट करते हो कि एक बार जो इवेंट आ रहा है सामने वो हो जाए और उसके बाद एलोकेशन हो जाएगी। वो डिपेंड करता है कि किस तरह का रिएक्शन बनता है मार्केट में। जैसे इस समय क्लैरिटी नहीं आ रही है कि सेम गवर्नमेंट वापस आएगी कि दूसरी गवर्नमेंट आएगी, उस केस में इस समय थोड़ा बहुत इन्फ्लोज इक्विटी में कम हुआ है। एंड वो देखा भी गया है, पिछले भी जब इलेक्शंस हुए हैं तो लोग वेट करना चाहते हैं कि हम एग्जैक्टली एक बार गवर्नमेंट की क्लैरिटी आए उसके बाद इन्वेस्ट करें।
जबकि होना ऐसा चाहिए कि आपको अपने एसेट एलोकेशन के हिसाब से एलोकेट करना चाहिए। मानिए अगर आप एसेट एलोकेशन के हिसाब से इक्विटी में 50% है और डेट में 50% है, आपको होना चाहिए एसेट एलोकेशन, और आप इस समय 60% इक्विटी में है, तो आपको इमीडिएटली अपना इक्विटी एक्सपोजर कम करना चाहिए। और अगर आप इक्विटी में 40 हैं, 50 की जगह कम है, तो आपको इमीडिएटली बढ़ाना नहीं चाहिए। आपको 50% अपना एलोकेशन जो इंक्रीज करना है वो इलेक्शन से पहले बढ़ाना चाहिए एसटीपी के थ्रू, और 50% इलेक्शन के बाद बढ़ाना चाहिए। मानिए 4 महीने की एसटीपी कर लीजिए यहाँ से। जी बिल्कुल, तो इन चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ये साल जो है चुनावी साल है। ऐसे में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? म्यूचुअल फंड्स में अगर निवेश से जुड़े आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इस साल में आपको कैसे निवेश की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, या एसटीपी के जरिए निवेश करना बेहतर रहेगा, या एसआईपी के जरिए, या फिर लमसम निवेश किया जाए, अगर इससे जुड़े कुछ भी सवाल आपके मन में उठ रहे हैं तो आप हमसे सीधे ये सवाल जो है वो पूछ सकते हैं ट्विटर या फिर फेसबुक के जरिए। जी हाँ, ट्विटर या फेसबुक दोनों जगह पर जो है हमारा शो लाइव है, वहां पर आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। क्षितिज महाजन अगले आधे घंटे के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा सवालों को अपने शो में शामिल करने की। खैर क्षितिज, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपने बताया है कि चुनावी साल है, चूंकि सेंसेक्स में भी काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, बाजार में इस तरह का जो है उतार चढ़ाव लगा रहेगा, लेकिन निवेशक, म्यूचुअल फंड के निवेशक जो है उनको क्या करना चाहिए ऐसे में? जैसे मैंने बताया, पहला तो आप एसेट एलोकेशन अपना पार्ट देखिए, दूसरा अपना गोल प्लानिंग देखिए। अगर आपका गोल प्लान अगले 5-6 महीने में कुछ फंड्स का है कि आपने मानिए 6 महीने के अंदर आपको एक निर्धारित राशि चाहिए है, अगर वो पैसा आपका इक्विटी एसेट क्लास में है, तो मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप उसमें से स्विच करके लिक्विड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में आ जाइए। क्योंकि अगर 6 मंथ्स के अंदर आपको कुछ राशि चाहिए है तो 6 महीने के अंदर मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है, और डिपेंडिंग ऑन इलेक्शन का क्या रिजल्ट आता है, मार्केट वो अप या डाउन हो सकती है। तो वो रिस्क ना लेते हुए आज की डेट में आप जितना भी अमाउंट आपका 6 महीने के बाद आपको रिक्वायर्ड है वो आप स्विच करके अपना अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में आ जाइए। बेटर है लिक्विड से इस समय, क्योंकि 1.5 से 2% का इस समय स्प्रेड है लिक्विड और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड के बीच में। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपका सिप गोल जो है वो 3 साल से ज़्यादा का है तो बिल्कुल भी सिप बंद मत कीजिए। अपना सिप आपका एक अच्छा जरिया है जो आपकी बाइंग प्राइस को एवरेज आउट करता है। अगर मार्केट वॉलेटाइल रहती है तो भी आपको एवरेज रेट पे सिप मिल रहा है, सो उसको आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके पास कुछ लमसम एलोकेशन है जो आप करना चाहते हैं, उसको भी आप लमसम मत कीजिए, आप एसटीपी रूट के थ्रू 3 to 4 मंथ्स के अंदर एलोकेट कीजिए। मानिए टारगेट ये होना चाहिए कि इलेक्शन से पहले 50% और इलेक्शन के बाद 50%, क्योंकि जो भी वॉलेटिलिटी रहती है वो आपकी नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स के अंदर जो है एक पीरियड के अंदर ख़त्म हो जाएगी, या अगर 4 से 5 महीने के अंदर खत्म हो जाएगी, तो आपका एलोकेशन जो है ओवर नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स होगा, जिसमें अप एंड डाउन जो भी लेवल आपको मिलने होंगे वो मिल जाएंगे। बिल्कुल, ये 3 स्ट्रेटजीज के हिसाब से ये स्ट्रैटेजी जो है बिल्कुल आपको अपना लेनी चाहिए, क्योंकि ये चुनावी साल है। ऐसे में निवेश में जो है आपको कुछ कुछ सावधानियां जो है वो जरूर बरतनी होंगी। जैसा कि क्षितिज बता रहे हैं, आपने ये तो बताया कि सिप्स को जो है जारी रखना चाहिए, लेकिन निवेशक जो है हमने देखा अक्सर घबरा जाते हैं। जैसे ही बाजार में थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिखता है, लोगों को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो चूंकि एसआईपी के जरिए पैसा जा रहा है, या इसमें मुझे कम एनएवी मिल जाए, या मेरा रिटर्न जो है वो लगातार नेगेटिव में जा रहा है। लेकिन शायद ये नहीं समझते हैं कि चूंकि अगर रिटर्न नेगेटिव में जा रहा है, अगर बाजार में थोड़ा सा भी उतार देखने को मिल रहा है, तो एनएवी जो है वो उनको तो ज्यादा मिल ही रही है। राइट। सो बहुत अच्छा पॉइंट बोला पल्लवी आपने यहाँ पे। मैं समझ सकता हूँ जिन लोगों ने पिछले 12 से 15 महीने के अंदर सिप शुरू किया है और पहली बार इन्वेस्टर्स रहे हैं, उन्होंने कुछ खास रिटर्न नहीं देखा होगा, बट दैट इज़ अ वेरी बेसिक करेक्टर ऑफ इक्विटी मार्केट, जहाँ पे आप देखते हैं कि इक्विटी मार्केट में आप धीरे धीरे अपनी पोर्टफोलियो वैल्यू इंक्रीज करते हैं, और आपको 1-2 साल ही चाहिए होते हैं जहाँ पे जो भी आपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करा है उसकी अर्निंग नंबर को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट एक भाव देती है। तो पिछले 15 महीने से हमने सेंसेक्स का रिटर्न जरूर देखा होगा, पर वो कुछ 5-6 कंपनीज के कारण ही आया है। अदरवाइज सेंसेक्स का लेवल अगर आप देखेंगे पिछले 13 महीने के अंदर, वो उसी लेवल पे खड़ा है जहाँ 13 महीने पहले था। 13 मंथ्स बैक ऑल्सो सेंसेक्स का लेवल को 10,700 के आसपास था अपना निफ्टी का लेवल, और आज भी निफ्टी का लेवल 10,700 के आसपास है। तो सिप आपको हेल्प करता है ब्रिज करने में, जो आपने इनिशियल हाई लेवल पे अगर कुछ बाय किया हुआ है। मानिए आपने 11,800 के लेवल पे निफ्टी में कुछ एलोकेशन स्टार्ट करी है, तो आज के लेवल पे जब आप बाय करते हैं तो एवरेज आउट होता है आपका प्राइस। तो जब मार्केट का पेन पीरियड आपने देख लिया है, जो अगले 3-4 महीने की और वॉलेटिलिटी है, आप उसको प्लीज़ उसको सर्वाइव करें, एंड उसके बाद अपना देखिए गोल प्लान के हिसाब से सिप को कंटिन्यू करें। क्योंकि अगर आपका गोल प्लान अगले 2-3 साल के अंदर नहीं है तो कोई कारण नहीं होता है जिस कारण से आप सिप बंद करें। इनफैक्ट अगर आज सिप बंद करते हैं तो उसे एवरेज आउट करने के लिए आपको बहुत लंबा टाइम लगेगा।
तो प्लीज़ कंटिन्यू करें। तो बिल्कुल, अगर आप सिप्स के जरिए जो है निवेश कर रहे हैं, आपको घबराने की किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं है। आराम से जो है वो सिप्स के जरिए निवेश करते रहिए। लेकिन क्षितिज, ये भी समझने वाली बात है कि लंबे समय के जो निवेशक हैं उन पर कोई किसी तरह का कोई असर देखने को मिलेगा, या जो उनकी अपनी स्ट्रैटेजी चल रही है उसके जरिए जो है वो अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर पाएंगे? लंबे समय को मैं यहाँ 2 भाग में बांटता हूँ। एक तो है जो 3 से 5 साल का होराइजन लेके चल रहे हैं यहाँ से, एक 5 साल से ऊपर का है। आपका जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उनमें हमें कोई भी डिपेंडिंग ऑन जो आपकी एसेट एलोकेशन के हिसाब से पोर्टफोलियो है उसमें चेंज करने की ज़रूरत तभी है अगर आपका जो फंड का जो करेक्टरिस्टिक है या उसका जो पोर्टफोलियो है दैट इज़ नॉट डूइंग वेल। तो आप उसको ऑब्जर्व करें, अपने एडवाइज़र के साथ बैठें, या आप जिस फंड हाउस में जाके बात कर सकते हैं वहाँ बात करें, तो ज़रूरत है। अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है आपको चेंज करने की। आप स्टिक करें अपने पोर्टफोलियो के साथ, एंड एट द सेम टाइम मैं नहीं बोलूँगा यहाँ पे आप टॉपअप करें। आप ये जो इलेक्शन का एक फेज़ है, एक जो इवेंट है, इसको होने दीजिए और उसके बाद टॉपअप अगर आपके पास कुछ राशि है भी, या तो आप एसटीपी करें या वेट करें। दूसरा क्या है, 3 साल वाले इन्वेस्टर्स जो ब्रैकेट के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मैं सुझाव दूंगा कि आज की डेट में आपको फिक्स इनकम में भी अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। जहाँ पे इक्विटी में तो हम देख ही रहे हैं कि दैट अपॉर्चुनिटी बनेगी इलेक्शन के बाद, पर फिक्स्ड इनकम में आज की डेट में बिकॉज स्प्रेड्स जीसेक और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बीच में काफ़ी अच्छे स्प्रेड्स हैं, तो आज आपको प्री टैक्स कोई 8.5-8.5% के करीब फिक्स इनकम में भी AA AAA पोर्टफोलियो मिलेंगे। AA AAA एक रेटिंग एजेंसी रेट करती है, विच आर वन ऑफ द बेस्ट रेटिंग्स जो पोर्टफोलियोज़ की हैं, जहाँ पे आप आज अगर 31 मार्च से पहले इन्वेस्ट करते हैं और 3 साल 1 महीने 2 महीने तक उसे होल्ड करते हैं, तो आपको चार्ट इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट मिलता है। तो फिक्स इनकम में आपका टैक्सेशन, जैसे हमने पहले भी बात की है, 20% होता है विद इंडेक्सेशन। तो अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्ट करते हैं और उसे होल्ड करते हैं तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। तो मोस्ट लाइकली पोस्ट टैक्स आपको 7.8-7.7 के आसपास का रिटर्न मिल जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं इलेक्शन प्रूफ पोर्टफोलियो की। जी हाँ, चुनावी साल में आखिरकार आपको कहाँ निवेश करना चाहिए, कैसे निवेश करना चाहिए, और म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए क्या सटीक स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ क्षितिज महाजन जुड़े हुए हैं। क्षितिज, जैसा कि ब्रेक से पहले मैं आपसे जानना चाह रही थी कि अगर कोई निवेशक है जिसका आने वाले 6 महीने में लक्ष्य पूरा होने वाला है, लक्ष्य हासिल होने वाला है, तो उसको अब क्या स्ट्रैटेजी के साथ आगे निवेश करना चाहिए? क्या अपनी SIP जो है वो जारी रखे या अपने फंड से निकल जाने में समझदारी रहेगी? SIP अगर उनकी चल रही है अपने गोल को लेके, तो SIP आप स्टॉप मत करें। जो SIP जारी है उसे जारी रखिए। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि जितना भी फंड आपका कलेक्ट हुआ है SIP के थ्रू, मेरा एडवाइस या सजेशन ये रहेगा कि दैट आप उसको स्विच करके अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में ले जाएं अगर आपको 6 मंथ्स to 8 मंथ्स के अंदर पैसा चाहिए है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट जो है यहाँ से, बिकॉज इलेक्शन अगर अप्रैल मई में होते हैं और अब उस समय क्या परिस्थिति बनती है, किस तरह का रिजल्ट आता है, नोबडी नोज। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि वो अपने गोल को लेके पैसे को सेव करें और उसको स्विच करें। आज की डेट में अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में भी आपको 8.8 प्री टैक्स रिटर्न मिल जाएगा, और यहाँ पे भी अगर आप डिविडेंड ऑप्शन लेते हो तो पोस्ट डिविडेंड आपको 6.6 के आसपास का रिटर्न मिल जाएगा। आने वाले टाइम में अगर आप देखते हैं इक्विटी मार्केट में अगर 10-11% रिटर्न की बात करते हैं तो कोई 6 महीने का कोई मेजर लॉस नहीं है उनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट पे, बट डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है यहाँ पे। कम से कम ये तो हो रहा है कि इक्विटी की तरह वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी। और पर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड चुनते हुए भी ऐसे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड चुनिए जहाँ पे आप देखिए उनकी मॉडिफाइड ड्यूरेशन होती है वो कम हो। जैसे ICICI का अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है, रिलायंस का अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है, कोटक का लो ड्यूरेशन फंड है। इस तरह के आप फंड चुनिए जहाँ पे आप इन्वेस्ट करें। एक तो आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड ले सकते हैं, दूसरा आप आर्बिट्राज फंड्स ले सकते हैं, क्योंकि आर्बिट्राज फंड में एग्जिट लोड सिर्फ 1 महीने का होता है, और आप अगर 5-6 महीने तक अपना व्यू ले रहे हैं, आपको पैसा और चाहिए है, तो ऑन एन एवरेज आर्बिट्राज फंड में भी प्री टैक्स आपको 6.25-6.5% के आसपास मिलता है। और आर्बिट्राज फंड में आप डिविडेंड ऑप्शन ले सकते हैं जहाँ पे मंथली पे आउट के हिसाब से 10% डिविडेंड मिलता है, पोस्ट डिविडेंड आपको 5.25 से 6% मिल जाएगा। तो ये 2 ऑप्शन आप कंसिडर करें और उसमें स्विच करें। बिल्कुल, तो इन ऑप्शंस के बारे में आपको सोचना चाहिए और इनमें जो है आप स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर क्षितिज आपने इतना कुछ बता दिया तो अब दर्शकों को वो भी बता दीजिए कि कौन कौन से फंड्स चुनना जो है उनके लिए बेहतर रहेगा। अगर सबसे पहले बात करते हैं, अगर किसी ने लमसम इन्वेस्टमेंट करना है या STP के जरिए जाना है तो उनके लिए कौन से फंड्स ठीक रहेंगे? इस समय लमसम इन्वेस्टमेंट करना भी है तो आप बैलेंस एडवांटेज फंड ही कीजिए। ICICI बैलेंस एडवांटेज फंड लीजिए, अपना एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड लीजिए, या तीसरा आप एक टाटा का बैलेंस फंड्स ले सकते हैं। इन 3 फंड्स को लीजिए और उसी में इन्वेस्ट करें।
बिकॉज लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए इस समय ये बैलेंस एडवांटेज फंड कोई 40-45% इक्विटी के आसपास है। टाटा जो है वो जी। 65% के आसपास है, ये ले सकते जी, हैं। और अगर हम आर्बिट्राज फंड्स की जैसे हम बात कर रहे थे 6 महीने से 1 साल के लिए अगर किसी ने फंड लेना हो तो कौन से फंड्स लें? तो आप आईसीआईसीआई आर्बिट्राज, कोटक आर्बिट्राज या रिलायंस आर्बिट्राज में से कोई भी फंड ले सकते हैं। तीनों फंड में 1 मंथ का एग्जिट लोड है और उसके बाद कोई एग्जिट लोड नहीं है। और अगर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स की बात की जाए तो कौन से फंड्स लेने ठीक रहेंगे? तो आईसीआईसीआई अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, कोटक लो ड्यूरेशन फंड ले लीजिए, रिलायंस अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, फ्रैंकलिन शॉर्ट टर्म इंडिया फंड। तो इसमें से कोटक, रिलायंस और आईसीआईसीआई में कोई भी एग्जिट लोड नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल डे का एग्जिट लोड नहीं है। तो बिल्कुल आप चुनावी साल के लिए आप आसानी से जो है चुनाव के से पहले जो है निवेश की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और जिस तरह से क्षितिज ने बताया इन फंड्स में निवेश करके कम से कम अपने निवेश को जो है वो सुरक्षित रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया क्षितिज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के लिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही, लेकिन जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। थैंक यू।